कभी सोचा है कि भारतीय सेना के लिए एक टैंक या एक राइफल को बनाने में असल में क्या क्या लगता है? ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े हिस्सों की नहीं है। आज हम एक छोटे से अकेले पुर्जे के अनोखे सफर को देखेंगे और इसी के जरिए ये समझेंगे कि भारत की विशाल आयुध फैक्ट्रियां असल में काम कैसे करती हैं। ये हैं भारतीय आयुध फैक्ट्रियां, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी हैं। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी लगभग हर चीज यहीं बनती है और इन सब की शुरुआत यहीं से होती है। और इस एक लाइन में इस पूरी बात का सार है, एक छोटा सा पुर्जा भी पूरे एंड स्टोर की विफलता का कारण बन सकता है। देखिए, इस दुनिया में सबसे छोटी गलती के भी बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं और इसीलिए ये पूरा प्रोसेस इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसे जरा बारीकी से समझते हैं। हम एकदम बेसिक चीजों से शुरू करेंगे। आखिर एक स्क्रू भी इतना मायने क्यों रखता है, ताकि हम समझ सकें कि इस विशाल सिस्टम में कौन क्या है और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो खरीदार है कौन? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर असल में ये हैं भारत के राष्ट्रपति, जो सरकारी अधिकारियों के जरिए काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक खरीद पूरे देश की तरफ से की जा रही है। और सप्लायर कौन है? सप्लायर कोई भी हो सकता है जो सामान और सर्विसेज देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें उनके कर्मचारी, एजेंट, डीलर सब शामिल हैं। ये इस बड़ी पहेली के बाहरी हिस्सेदार हैं। और जब ये स्टोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नट बोल्ट्स नहीं है। इस शब्द में छोटी मोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी, फर्नीचर और तो और पशुधन तक सब कुछ आ जाता है। मतलब दायरा सच में बहुत ही बड़ा है। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि कौन क्या है। अब जरा टाइमलाइन पर आते हैं और ये काफी लंबी है, 48 महीने की योजना। जी हाँ, हमारे छोटे से पुर्जे की जरूरत की प्लानिंग सालों पहले से शुरू हो जाती है। सब कुछ एक बहुत ही सख्त सालाना प्रोडक्शन प्रोग्राम पर टिका होता है और इसी के आधार पर 48 महीने आगे तक की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाया जाता है। इतनी लंबी प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन लाइन कभी रुके नहीं, खासकर तब जब दुनिया भर की सप्लाई चेन का कोई भरोसा नहीं होता। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ध्यान दीजिए कि टाइमलाइन इस बात पर निर्भर करती है कि पुर्जा आ कहाँ से रहा है। बाहर से मंगवाए गए सामान के लिए पूरे 24 महीने की प्लानिंग चाहिए, जबकि देश में ही बने सामान के लिए 18 महीने। साफ है, बाहर से सामान मंगवाने में ज्यादा झंझट और वक्त लगता है। लेकिन क्या हो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए? यहीं पर काम आता है आपातकालीन भंडार। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये सिर्फ उन जरूरी सामानों के लिए रखा जाता है जो या तो बाहर से आते हैं या देश में मुश्किल से मिलते हैं। ये सप्लाई चेन में किसी भी अचानक आई रुकावट से बचाने का एक तरीका है। तो प्लान तो बन गया, अब बारी है उस पुर्जे को असल में हासिल करने की, यानी सही सप्लायर ढूंढने की। ज्यादातर मामलों में एक ओपन टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब एक नोटिस सार्वजनिक रूप से निकाला जाता है, कंपनियां अपनी बोलियां जमा करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर उसे मिलता है जिसकी बोली सबसे कम और सही हो। मकसद है पूरी पारदर्शिता और बराबरी का मुकाबला। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हो अगर वो पुर्जा दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती हो? तब क्या होगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो हमें एक अलग प्रक्रिया की ओर ले जाता है। ऐसी स्थिति में वे एक प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट या पैक का इस्तेमाल करते हैं। ये बस एक सर्टिफिकेट है जो कहता है कि ये चीज सिर्फ एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है और इसे बनाने का तरीका किसी और को पता नहीं है। तो मोटे तौर पे खरीद के दो तरीके हो गए। एक है लिमिटेड टेंडर, जिसमें कुछ जाने पहचाने भरोसेमंद विक्रेताओं के बीच मुकाबला होता है, और दूसरा है सिंगल टेंडर, जिसमें कोई मुकाबला नहीं होता। ये सिर्फ उन खास पैक मामलों के लिए आरक्षित है। अब जब सप्लायर चुन लिया गया है तो असली सौदेबाजी शुरू होती है। ये है सौदे की कला, जहां हम उन कॉन्ट्रैक्ट और पैसों से जुड़े समझौतों पर नजर डालेंगे जो उस पुर्जे को हासिल करने के लिए जरूरी हैं। यहाँ एक चीज आती है जिसे कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या ईएमडी। ये एक तरह की सिक्योरिटी है जो खासकर उन बोली लगाने वालों से मांगी जाती है जो रजिस्टर्ड नहीं है। ये बस ये पक्का करने के लिए है कि जो भी बोली लगा रहा है वो गंभीर है और अपने वादे पे टिका रहेगा। जब बात अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स की आती है तो एक नियम है एफओबी बेसिस पर खरीदारी। पर इसका मतलब क्या है? एफओबी का मतलब है फ्री ऑन बोर्ड। आसान भाषा में सप्लायर की जिम्मेदारी सामान को बंदरगाह तक पहुंचाकर शिप पर लादने तक की है। उसके बाद समंदर का सफर, बीमा, कस्टम्स, ये सब खरीदार की जिम्मेदारी बन जाती है। और ये तो बस शुरुआत है।
जरा एक नजर डालिए विदेश से आने वाले शिपमेंट के लिए जरूरी इन दस्तावेजों की लिस्ट पर। बिल ऑफ लैडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये लिस्ट काफी लंबी है। इससे अंदाजा लगता है कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कितना पेचीदा काम है। और आखिरकार एक लंबे सफर के बाद हमारा पुर्जा अपनी मंजिल यानी फैक्ट्री पहुंचता है। अब शुरू होता है आखिरी चरण, आगमन और अंतिम गिनती। फैक्ट्री पहुंचने पर भी काम खत्म नहीं होता। यहाँ पर बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल होती है। पहले तो पैकेजेस को देखा जाता है कि कहीं रास्ते में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फिर सामान को गिना या तौला जाता है ताकि शिपिंग दस्तावेजों से मिलान हो सके। और फिर होती है एक डिटेल्ड जांच, ये पक्का करने के लिए कि क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन वही हैं जो मांगे गए थे। और ये नंबर देखिए, 21 दिन। सारे कागजात सही होने के बाद सप्लायर का बिल 21 दिन के अंदर चुकाने का लक्ष्य होता है। मतलब सिस्टम को तेजी से और कुशलता से चलाने पर पूरा जोर है। तो 48 महीने की प्लानिंग से लेकर एक आखिरी दस्तखत तक, ये थी एक छोटे से पुर्जे की वो कहानी जो अक्सर नजर नहीं आती और ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी और कितनी छिपी हुई प्रणालियां हैं जो एक देश को हर वक्त तैयार रखती हैं।